हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 11th के लिए है और इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले उसको समझते हैं। तो बोला हुआ है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स अगर आप कोई भी प्रॉब्लम समस्या जो भी आप एक इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करते हो, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर आप जानते होगे जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है, या इंडिविजुअल फर्म हो गई। फर्म मतलब मीन्स प्रोड्यूसर्स जो भी इंडिविजुअल होते हैं, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले लीजिए, जैसे स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लेवल पे अगर आप कोई भी उनकी समस्याओं की स्टडी करते हो, प्रॉब्लम की स्टडी करते हो, तो वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से के आई वर्ड से ही आप बीच के सेकंड वर्ड जो है उससे पकड़ लो कि ये इंडिविजुअल के लेवल के लिए स्टडी करती है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करो लेवल ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री के लिए करो, एज ए होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना चाहते हो, वो आप क्लास 12th में मतलब आपके कोर्स में है, बट इसमें MA है। ए सेकंड अल्फ़ाबेट है, वो एग्रीगेट्स को डिनोट करता है। मतलब जब आप होल लेवल, पूरी कंट्री लेवल, वर्ल्ड लेवल के लिए जब पढ़ रहे हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। वो अभी आपको नहीं पढ़नी है, आप एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो आप समझ के होगे कि एक इंडिविजुअल लेवल, जैसे हम लोग हो गए कंज्यूमर हैं, या फर्म हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गए, जो भी सामान हम लोग के लिए प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले लिए, तो अगर इनके लिए आप इकोनॉमिक स्टडी करते हो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, और यही हमें पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या होती है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा एक समरी देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जैसे कंज्यूमर क्या चाहता है, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है, तो वो चाहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वांट, सेटिस्फैक्शन, सॉरी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब वो कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदता है तो ये सोच के खरीदता है कि उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और अगर कोई फर्म या प्रोड्यूसर है तो वो ये सोचता है कि यार कम से कम रिसोर्सेस लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वो देखता है। वो क्या देखता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन्हीं दोनों की स्टडी ही पूरी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, और प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद हम एक चीज़ और समझते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो ये अक्सर पूछता है, इस पे तो आपको अभी ब्रीफली मैं आगे आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मीन्स ऐसी इकोनॉमिक्स जो केवल कोई भी प्रॉब्लम्स को केवल आपको सामने रख दे या आपको बता दे कि हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जिसमें उसने अपने कोई सजेशन या ओपिनियन नहीं दिया, बस आपको अपनी प्रॉब्लम रख दी आगे कि हाँ ये चीज़ करोगे। जैसे अगर आपको कह दिया कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे या आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव है। एग्जाम्पल इसने भी दिया है, द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि हाँ भारत में भाई अपने गरीबी या बेरोजगारी ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम इसने रखी, बट कोई सजेशन या ओपिनियन नहीं दिया। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स केवल वो इकोनॉमिक इशू है, मतलब केवल आपको सजेशन नहीं देती, केवल आपको प्रॉब्लम डिनोट कर देती है, बता देती है कि हाँ ऐसी समस्या है, अगर आप ये करोगे तो ये आगे प्रॉब्लम आप फेस करोगे। अच्छा, इसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू विच इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन सजेशन विच आर डिबेटेबल। अब देखिए, ये इकोनॉमिक्स मेन है कि ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि इशू, जो भी इकोनॉमिक इशू हो उसके प्रॉब्लम्स भी बताए और उसके साथ साथ उसमें वैल्यू जजमेंट भी दे, यानी अपने ओपिनियन भी बताए या सजेशन भी बताए, विच आर डिबेटेबल। जैसे अभी एग्जांपल में बताया, आप नहीं पढ़ रहे हो बट मैंने आपको कुछ सजेशन दिया, कुछ एडवाइस दी, और उसके बेस पे आपको पढ़ने को कहा, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा।
या आप कह सकते हो पॉवर्टी हटाने के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ बताते हो कि हाँ अगर ऐसा करोगे तो पॉवर्टी हटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इस पॉलिसी से हटेगी, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होगी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एक सिंपल वर्ड में आप समझो कि अपनी वैल्यू जजमेंट भी बीच में देती है, प्रॉब्लम के साथ साथ अपना ओपिनियन या सजेशन भी देती है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन इन जॉब इज अ फाइनल रेमेडी टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब देखिए, रिजर्वेशन जॉब में फाइनल रेमेडी बता रहा है कि हाँ अगर सोशल इनइक्वालिटी हटाना है इंडिया में तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बट अब ये नहीं कि ये सजेशन सही ही है, वो दिस इज अ डिबेटेबल सजेशन, ये अभी इसमें डिबेट होगा, डिबेटेबल सजेशन है, तो ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो ये दो टॉपिक हम समझे। अब तीसरा एक टॉपिक और समझते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हो तो अगर आप सबसे मान लीजिए बहुत अमीर आदमी भी हो तो क्या अपनी सारी वांट्स पूरी कर सकते हो अपने इनकम के साथ या अपनी वेल्थ के साथ? जी नहीं कर सकते। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि आपके सामने अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसे हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आपको डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है उस पैसे से। तो क्या आप सभी गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी। वॉट गुड एंड सर्विस आर टू बी परचेज, मतलब आप अपनी इनकम के साथ क्या परचेज करो और क्या गिव अप कर दो, ये आपके सामने हमेशा प्रॉब्लम रहती है। आप कभी भी नोटिस करो इस चीज़ को कि आपके पास जो भी पैसा है, आपकी पॉकेट मनी है, अगर पेरेंट्स ने दी है तो वो आपके लिए रिसोर्सेस मान लो, और आप सोचो आपके दिमाग में दुनिया भर के आइडिया आएंगे कि हाँ यार ये चीज़ खरीद लेते हैं, वो चीज़ खरीद लेते हैं। बट क्या आप सारी चीज़ खरीद पाओगे? नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको अपनी इनकम स्केर्स लग रही है। स्केर्सिटी भी हम समझेंगे, मतलब किसी चीज़ की कमी, वो आपको अपनी इनकम हमेशा कम लगती है। चाहे आपको 10,000 रुपये भी पॉकेट मनी दी जाए तो उस हिसाब से आपको अपनी मनी क्या लगेगी, हमेशा कम लगेगी, और आपको डिफरेंट गुड एंड सर्विस उससे क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप अभी सिंपल वर्ड में समझो। पहली बात तो आपको हर पर्सन को अपने रिसोर्सेस स्केर्स लगते हैं। रिसोर्सेस इन सेंस ऑफ मनी, आप अभी याद रखो कि रिसोर्सेस हमेशा स्केर्स लगेंगे, और रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव चॉइस, मतलब उस रिसोर्सेस या मनी इनकम से हम डिफरेंट गुड एंड सर्विस परचेज कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल कंज्यूमर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी तो आगे ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो दो प्रॉब्लम समझ में आई। और तीसरी प्रॉब्लम तो ये है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड। कभी भी ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर एक वांट्स पूरी होती है तो आप दूसरे पे चलते हो। एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पास बाईसाइकिल नहीं है तो आप पहले बाईसाइकिल की जिद करोगे। अब बाईसाइकिल के बाद अगर आप कुछ दिन चलाओगे तो उसके बाद आप मोटरसाइकिल की जिद पकड़ोगे। मोटरसाइकिल भी आपको पकड़ाई जाती है तो कुछ दिन बाद आप उसमें भी वो वांट्स आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी, आप उसमें आगे जाओगे, यानी कार या चारपहिया की डिमांड कर दोगे। तो ये आगे पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो आप तीन प्रॉब्लम्स हो गए इकोनॉमिक, वो याद रखो। एक तो रिसोर्सेज आर स्केयर्स, दूसरा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव चॉइस, और तीसरा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो और समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।